हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डीसी जनरेटर का समानांतर परिचालन। यानी कि इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन डीसी जनरेटर के समानांतर परिचालन का। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में जो बात करें अपन समानांतर परिचालन के बारे में बात करें कि डीसी जनरेटर को अपन समानांतर में कैसे जोड़ सकते हैं और फायदा क्या होता है उससे, क्या उनके अंदर होना चाहिए विशेषताएं ताकि अपन उनको समानांतर में जोड़ सकें, उसके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पूरा देखें, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते सबसे पहले बात करता हूँ मैं शर्तों के बारे में, यानी कि डीसी जनरेटर को समानांतर में चलाने के लिए मेरे पास क्या क्या शर्त होनी चाहिए और बाद में अपन बात करेंगे लाभ के बारे में। ठीक है, तो शर्त पहली शर्त की अगर मैं बात करूं तो जो भी मेरे पास डीसी जनरेटर होते हैं, यानी कि एक मान लीजिए मेरे पास सीरीज जनरेटर इधर है, एक बार एक इधर है, तो उनको अगर मुझे समानांतर में जोड़ना है तो उनकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वोल्टेज क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी कि पहले वाले जनरेटर की और बाद वाले जनरेटर की, यानी पहले वाला जो पहले चल रहा है उसकी और जो बाद में, यानी कि अपन जो बाद में लगाएंगे उसके साथ उन दोनों की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी जो वोल्टेज है वो इक्वल नहीं हुई तो यहाँ पे जनरेटर सही ढंग से आपके सिंक्रोनाइजिंग हो नहीं पाएंगे और काम सही ढंग से करेंगे नहीं, तो एक जनरेटर आपके लोड की भांति काम करने लग जाएगा। तो इसीलिए समानांतर में जोड़ने से पहले आपकी जो वोल्टेज है उसको क्या करना पड़ता है, सामान्य करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी शर्त की बात करूं तो उनकी जो गति होती है, गति हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि पहले वाला जो जनरेटर है और बाद में अपन उसके साथ जो जनरेटर दूसरा लगाएंगे उन दोनों की जो रोटेशन होती है, रोटेशन पर मिनट यानी कि आरपीएम, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए दोनों की। अगर वो दोनों जनरेटरों की आरपीएम इक्वल नहीं हुई तो एक जनरेटर मान लीजिए लोड बढ़ रहा है तो एक जनरेटर ज़्यादा मतलब रुकने की कोशिश करेगा, दूसरे वाला कम करेगा कोशिश, यानी कि रुकेगा जनरेटर, लोड बढ़ेगा तब। तो क्योंकि लोड बढ़ता है तो जनरेटर पे करंट का मान बढ़ेगा और जनरेटर क्या होगा, रुकने की कोशिश आपकी करेगा। तो उस समय आपके एक जनरेटर की वोल्टेज क्या रह जाएगी, कम, एक की क्या रह जाएगी, ज़्यादा, तो उस समय आपके जनरेटर से ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो उनकी जो गति होती है वो क्या रहनी चाहिए, आपकी इक्वल रहनी चाहिए। अब बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की। अगर आपको जनरेटर को समानांतर में जोड़ना है तो उनकी जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, वोल्टेज ड्रॉपेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉपेज वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी कि जब भी आपका लोड बढ़े तो अपना आगे से बात करेंगे दोबारा जनरेटर जोड़ने के बाद, तो उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हुई तो मान लीजिए कभी लोड बढ़ा बाई चांस, तो एक जनरेटर जो आपके है, मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज इधर है, एक सीरीज इधर है, ये मेरे पास पहले वाला जनरेटर है, इसको मैंने बाद में लगाया इधर वाले को। ठीक है, तो पहले वाला जो जनरेटर है उसकी वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्टेज वो ड्रॉपेज कर रहा है अंदर, 5 वोल्टेज, और दूसरा वाला जो मैंने लगाया वो 7 वोल्टेज ड्रॉपेज कर रहा है, और दोनों की मैंने 12 वोल्टेज इक्वल करके दोनों क्या कर दिया, समानांतर में मैंने जोड़ दिया। ठीक है, एग्जांपल है ये। जब लोड बढ़ेगा तो ये इसकी जो वोल्टेज ड्रॉपेज है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या रह जाएगी, थोड़ी कम रह जाएगी। तो ये दोनों की वोल्टेज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इनकी जो वोल्टेज ड्रॉपेज होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करूँ मैं, तो इनकी जो टर्मिनल से, यानी कि प्लस वाले सिरा प्लस से और माइनस वाला माइनस से जुड़ना चाहिए। यानी कि समानांतर में परिचालन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शर्त कौन सी है, प्लस वाला सिरा प्लस से और माइनस वाला सिरा माइनस से जुड़ना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक प्लस से प्लस का नहीं जुड़ा, प्लस से क्या जुड़ गया, माइनस, और इधर से क्या होगा, प्लस माइनस से जुड़ेगा, और इस प्रकार पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जनरेटर आपकी क्या हो जाएगी, जलकर नष्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट शर्त कौन सी है, दोनों की, यानी टर्मिनल जो हैं प्लस वाला प्लस से और माइनस वाला माइनस से हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर पांचवी शर्त के बारे में बात करूं तो इनके जो केवीए क्षमता है, किलोवाट क्षमता जो है इनकी, वो लगभग इक्वल रहनी चाहिए। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट शर्त नहीं, ऊपर नहीं हुई के डब्ल्यू। अगर पहला जनरेटर है, दूसरा जनरेटर, इनके मान लीजिए 1 किलोवाट है, इसकी भी 1 किलोवाट है, अगर ये 2 किलोवाट भी हो गया तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, पर नियमानुसार ये आपके बराबर हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट शर्तें थी जनरेटर के बारे में।
इनके अंदर से इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब बात करता हूँ लाभ की, यानी कि डीसी जनित्र को समानांतर में जोड़ने के लाभ क्या होंगे। ठीक है, और लाभ क्या अपन अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इनसे फायदा होने वाला है। देखिए, अगर पहले मैं फायदे की बात करूं तो इनकी दक्षता में क्या हो जाएगी, सीधी सीधी वृद्धि हो जाएगी आपकी दक्षता। किसकी दक्षता में, प्लांट की दक्षता में। यानी कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई प्लांट है, उसके अंदर मैंने डीसी जनित्र लगा रखा है एक, तो मान लीजिए वो अकेला क्या कर रहा है, 2 किलोवाट लोड उठा रहा है, 2 किलोवाट, तो वो जो करंट देगा वहाँ पे आई स्क्वायर आर जो क्षतियाँ होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और मैंने यहाँ पे 2 जनित्र लगा दिए तो दोनों क्या करेंगे, 1 किलोवाट आपका लोड है, बांट लेंगे। यानी 1 किलोवाट एक जनित्र ने उठा लिया, 1 किलोवाट दूसरे ने उठा लिया। जब यहाँ पे जनित्र बराबर लोड बांटेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर की जो क्षतियाँ हैं, मतलब पावर जो लॉस होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात जो आती है वो आती है प्लांट की दक्षता, यानी प्लांट की दक्षता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और दूसरी बात करूँ तो सीधी सी बात, ताम्र हानि घटेंगी, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे पावर दक्षता में वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ पे ताम्र हानि यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर तीसरी बात मैं करूँ तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सुचारू रूप से सप्लाई आपकी चालू रखेंगे, सुचारू रूप से सप्लाई चालू रखने वाले हैं। अब कैसे रखेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई एक जनरेटर था, वो पहले चल रहा था, काम कर रहा था सही ढंग से, तो बाई चांस ऐसा हुआ कि लोड ज़्यादा बढ़ा तो वो जनरेटर क्या हो गया, ख़राब हो गया आपका। तो आपकी जो सप्लाई जितनी भी जाती है उपभोक्ताओं के पास, तो आपका वो जनरेटर ख़राब होने की वजह से पूरा मामला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अपने यहाँ पे क्या करें, एक दूसरा जनरेटर अगर यहाँ पे लगा देते हैं, जब दूसरा जनरेटर यहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो पहले वाला जनरेटर था वो मान लीजिए ख़राब हो गया तो दूसरा वाला वहाँ पे काम करना अपना स्टार्ट कर देगा। तो सप्लाई आपकी क्या रहेगी, सुचारू रूप से चालू रहेगी और यहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। और अगली मैं बात करूँ कर सकता हूँ कि लोड जो बंटेगा वो बराबर बंटेगा, तो एक जनरेटर पे लोड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और हानियाँ भी नहीं बढ़ेंगी और यहाँ पे होने वाले नुकसान में क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। ये थी इंपॉर्टेंट बातें, तो इनको आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप इनका ले सकते हैं। तो आप साथ साथ में इनके नोट्स बनाया करो क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं ये और बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं। यानी कि जो परीक्षाएं अपने होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछे भी जाते हैं, जैसे जनरेटर हो गया, मोटर्स हो गई, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। तो देखते हैं अपन श्रेणी का समानांतर परिचालन। देखिए, मैं श्रेणी का समानांतर परिचालन करेंगे अपने यहाँ पे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने यहाँ पे एक आएगी इक्विलाइजर बार, इक्विलाइजर बार। ठीक है, इसे क्या क्या बोलते हैं, इसको अपन समकारी छड़ भी बोलते हैं, समकारी छड़, और तुल्यकारी छड़ भी बोलते हैं, तुल्यकारी छड़। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, होती क्या है सबसे पहले। ठीक है, समकारी छड़, इक्विलाइजर बार या तुल्यकारी छड़ क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए, मेरे पास क्या होता है, जैसे आपने बस बार का नाम सुना ही होगा सभी ने, बस बार तांबे की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है, और क्या होती है इसके बारे में आप सभी जानते हो। सेम उसी प्रकार आपकी इक्विलाइजर बार या समकारी छड़ या तुल्यकारी छड़ बोल सकते हैं, वो होती है। यानी कि एक आयताकार प्लेट होती है, क्या होती है, आयताकार प्लेट। आयताकार प्लेट हो सकती है या वर्ताकार प्लेट हो सकती है, वर्ताकार। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कैसी होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे ये याद रखना, बनी किसी होती है, पहले तांबे की। ये बातें आप पे ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको बस बार के बारे में अगर पूछा जाए किसकी बनी होती है, आप सभी को पता है तांबे की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, परंतु वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एल्यूमिनियम। जब भी आप आगे कभी क्वेश्चन आए तो बस बार हमेशा एल्यूमिनियम की बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका एक्यूरेट उत्तर है। और इक्विलाइजर बार के बारे में उत्तर आए पूछा जाए तो आपकी ये तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की। एक होती क्या है, नगण्य प्रतिरोध वाली एक छड़ होती है, नगण्य प्रतिरोध। अब नगण्य प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध का वह मान जिसको गिनती के अंदर नहीं लेते। जैसे मान लीजिए इसका 0.01 ओम है, 1 ओम है,
तो वहाँ पर इस प्रतिरोध को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, या न के बराबर, या बहुत ही कम प्रतिरोध होता है इसका। प्रतिरोध न के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, नगण्य प्रतिरोध। इसका गणनाओं में उपयोग नहीं किया जाता। तो बहुत कम प्रतिरोध होता है एक बात। दूसरी बात, तांबे की बनी होती है ये। अब काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसका उपयोग वहीं पर करेंगे जहाँ पे सीरीज बाइंडिंग होती है। कौन सी बाइंडिंग, सीरीज बाइंडिंग। इसके अलावा इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए इक्विलाइजर बार का उपयोग कौन से जनित्रों में किया जाता है, तो उसका उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सीरीज बाइंडिंग आपकी होती है। तो सीरीज बाइंडिंग कौन से जनित्र में होती है, एक तो होती है आपके सीरीज जनित्र में, एक होती है आपके कंपाउंड में। कंपाउंड के अंदर आपका डिफरेंशियल हो सकता है, कम्युलेटिव जनित्र हो सकता है, उनके अंदर इक्विलाइजर बार का अपना उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका इक्विलाइजर बार के बारे में। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। देखिए, श्रेणी जनित्र का समानांतर प्रचालन। ध्यान से देखना आप इसको। ये मेरे पास क्या है, एक सीरीज वाइंडिंग, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक आर्मेचर। दोनों कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, सीरीज में। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक दूसरा सीरीज जनित्र, और ये क्या है मेरे पास, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये हो गया। देखिए, ये मेरे पास एक सीरीज जनित्र है, ये मेरे पास दूसरा सीरीज जनित्र है। ये मेरे पास यहाँ से क्या जाती है, एक बस बार। ये बस बार है मेरे पास। ठीक है। और यहाँ पे मेरे क्या लगे, उपभोक्ताओं के लोड लगे। इसको अपन उपभोक्ता लोड लिख सकता हूँ यहाँ पे, उपभोक्ता लोड। उपभोक्ता अपन क्या देंगे, सप्लाई यहाँ से देंगे, तो वो गए मेरे पास उपभोक्ताओं के लोड। और ये मान लीजिए मेरे प्लस वाला सिरा, ये मेरे पास कौन सा, माइनस वाला सिरा। तो मैंने यहाँ पे स्विच लगा के क्या कर दिया, प्लस वाले सिरे को इधर जोड़ दिया। ये इधर क्या होगा, प्लस होगा, तो उपभोक्ता को यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपका प्लस से मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, माइनस। ठीक है। ये रहा मेरे पास माइनस वाला सिरा, इधर से दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक स्विच। ये हो गया स्विच। ये मेरे पास एक जनित्र था जो पहले काम कर रहा था, किसके लिए, लाइन के ऊपर काम कर रहा था। ये मेरे पास क्या थी, एक बस बार। और बस बार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बस बार हमेशा एल्यूमिनियम की बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है। ये मेरे बस बार, और इस बस बार के ऊपर क्या जुड़ा है, आपका एक डीसी जनित्र, जो उपभोक्ता को क्या दे रहा है, सप्लाई आपको यहाँ पे दे रहा है। अब किसी कारणवश उपभोक्ता की जो मांग है, मांग यानी कि उपभोक्ता पहले क्या ले रहे थे, 1 किलोवाट लोड लगा रहे थे, तो 1 किलोवाट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही थी उपभोक्ताओं को। अब बाई चांस उपभोक्ताओं के पास क्या आ गई, ज़्यादा मोटरें हो गई या कोई और वजह हो गई, तो उनकी जो मांग होगी वो 1 से कितनी बढ़ गई, 2 किलोवाट बढ़ गई। मान लीजिए कितनी बढ़ गई, 1 से 2 किलोवाट आपकी वहाँ पे मांग बढ़ गई। तो ये जनित्र पहले 1 किलोवाट उठा रहा था। ठीक, कितना उठा रहा था, 1 किलोवाट। तो अब ये 1 किलोवाट तो उठा ही लेगा, पर यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जनित्र क्या होगा, सही ढंग से काम करना बंद कर देगा, सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसको ज़्यादा हानियाँ होंगी, यहाँ पे हानियों का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जनित्र क्या होगा, मतलब यहाँ पे जब हानियाँ होंगी तो पूर्ण दक्षतापूर्वक काम में नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरा जनित्र लगाना है। ठीक है। तो ये जनित्र जल भी तो सकता था। तो देखिए, ये मैं एक जनित्र लेके आया। ठीक है। ये क्या लिया है मैं, एक जनित्र दूसरा, वो भी कौन सा, सीरीज का, यानी कि सीरीज के साथ सीरीज वाला, संट के साथ संट वाला, और कंपाउंड के साथ कंपाउंड वाला जनित्र आपको जोड़ना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरे पास एक सीरीज जनित्र, इसके साथ सीरीज का ही जोड़ूंगा यहाँ पर, समांतर वाला नहीं जोड़ सकते, यानी संट वाला नहीं जोड़ सकता मैं यहाँ पे। तो ये मैं जब सीरीज लेके आई, इसका मैंने सीरों की, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीरों की पहचान आपको कर लेनी है। तो मैंने सीरों की पहचान की। ये मेरे पास क्या है, प्लस वाला सिरा, ये कौन सा है मेरे पास, माइनस वाला सिरा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्विच यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से मैं क्या करूँगा, इसकी वोल्टेज मापूंगा। जो इस बस बार की जो वोल्टेज थी मेरे पास, मान लीजिए बस बार की वोल्टेज मेरे पास कितनी रही होगी, 110 वोल्ट।
तो इसकी अगर 110 वोल्टेज होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 110 वोल्टेज से 1-2 वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बात आप ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है कि समानांतर परिचालन में जो बस बार की जो वोल्टेज होती है और जोड़े जाने वाला जो जनित्र है उसकी वोल्टेज में कितना अंतर होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए, 1-2 वोल्टेज का अंतर हो सकता है, यानी कि 1-2 वोल्टेज ज़्यादा ही होनी चाहिए इस जनित्र की, जोड़े जाने वाली जनित्र की जो वोल्टेज हैं वो बस बार से 1 या 2 वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो देखिए, मैंने वोल्टेज माप ली, चीज़ों को पहचान कर ली, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिए, 2 स्विच। ठीक है, ये जुड़ गया आपका समानांतर में परिचालन, यानी आप जनित्र समानांतर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस ऐसा हुआ कि उपभोक्ताओं का पहले 2 किलोवाट लोड था, अब कितना हो गया, 3 किलोवाट हो गया। कितना हो गया, 3 किलोवाट। अब जो 3 किलोवाट, यानी पहले 2 किलोवाट था, 1 किलोवाट था, तो 2 किलोवाट बढ़ा तो मैंने जनित्र जोड़ दिया, तो दोनों बराबर यहाँ पे आपकी लोड बांट रहे थे। जो लोड का वितरण हो रहा था वो बराबर हो रहा था। अब 3 किलोवाट बढ़ गया, यानी कि 1 किलोवाट एक्स्ट्रा और हो गया यहाँ पे। अब जब 1 किलोवाट एक्स्ट्रा हो गया तो ये जो लोड बढ़ेगा वो या तो इसके ऊपर बढ़ेगा या इसके ऊपर, या बराबर बढ़ेगा। 3 वजह आपके पास हो सकते हैं, यानी कि 3 रीजन आपके यहाँ पर हो सकते हैं, या तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ेगा या इसके ऊपर बढ़ेगा, या दोनों पे बराबर बढ़ेगा। अब कोई जरूरी नहीं होता दोनों पर बराबर ही बढ़े, दोनों एक पे ज़्यादा बढ़ सकता है, एक पे कम बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो इसके भी ज़्यादा बढ़ सकता है या इस पे ज़्यादा बढ़ सकता है। अब जिस पे ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें हानियाँ ज़्यादा होंगी, और उसकी वोल्टेज का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम। यानी मान लीजिए इसकी जो इसके ऊपर लोड क्या बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। जब इसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो इसकी जो आंतरिक वोल्टेज ड्रॉपेज हैं, यानी आंतरिक वोल्टेज ड्रॉपेज, उसका मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज आंतरिक वोल्टेज ड्रॉपेज का मान बढ़ेगा तो इसकी टर्मिनल जो वोल्टेज होती हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। जब वोल्टेज कम होगी यहाँ पर, तो ये जनित्र ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है और ये इसकी वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम, तो ये किसकी भांति काम करेगा, यहाँ पे लोड की भांति काम करने लग जाएगा, और ये जनित्र भी ज़्यादा लोड बढ़ेगा और ये जनित्र आपका क्या हो जाएगा, जलकर खराब हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लेके आता हूँ, एक इक्विलाइजर बार। क्या लेके आता हूँ, इक्विलाइजर बार, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। इसको जोड़ा कहाँ पे जाएगा, आर्मेचर के बाद और सीरीज से पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक इक्विलाइजर बार लगा दी, ये लगा दी मैंने इक्विलाइजर बार। ठीक है, ये इक्विलाइजर बार, इक्विलाइजर बार। ठीक है, अब सोचिए आप कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों लगा, यहाँ पर भी तो लगा सकता था पर यहाँ पे अपन नहीं लगा सकते। आर्मेचर के बाद होनी चाहिए और सीरीज से पहले, आर्मेचर के बाद और सीरीज से पहले होनी चाहिए इक्विलाइजर बार। अब इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी कि इक्विलाइजर बार क्या होती है और काम किस प्रकार करेगी। अब देखिए काम किस प्रकार करेगी इस जनित्र में। जब यह लोड बढ़ा, इसके ऊपर क्या बढ़ गया, लोड ज़्यादा। जब लोड ज़्यादा बढ़ा तो इसकी करंट का मान जो होता है, यानी आई का मान, वो क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आई का मान क्या बढ़ गया, ज़्यादा। तो आई इसके पास जाती पहले पूरी की पूरी, तो इसकी जो फ्लक्स का मान होता है वो ज़्यादा बढ़ता, तो ईएमएफ का मान क्या होता है, ज़्यादा होता। ठीक है, पर तो अब आई क्या होगी, मान लीजिए इसकी करंट 2 एम्पीयर बढ़ी थी, तो 2 एम्पीयर पहले इसके पास जा रही थी और इसके पास तो मान लीजिए 4 टोटल जो करंट थी, पहले बता देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल लेके ताकि जल्दी से आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए ये जनित्र पहले 2 एम्पीयर दे रहा था लोड को, ये भी कितनी दे रहा था, 2 एम्पीयर। ठीक, जब इक्विलाइजर बार आपकी नहीं थी तो दोनों 2-2 एम्पीयर आपके यहाँ पे दे रहे थे। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि लोड बढ़ा तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड आपका बढ़ गया। जब इसके ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ा तो इसकी जो करंट का मान था वो 2 से 3 एम्पीयर हो गया, तो इस पर लोड नहीं बढ़ा। बाई चांस इस पे लोड बढ़ा तो इसके ऊपर लोड नहीं बढ़ा, ऐसा हो गया यहाँ पर, तो इसकी कितनी एम्पीयर रहेंगी, 2 एम्पीयर रहेंगी, ज़्यादा एम्पीयर इसकी नहीं बढ़ेगी। जब इस पर इसकी 3 एम्पीयर हो गई तो इसके वाइंडिंग के पास कितनी जाएगी, 3 एम्पीयर, और जब पहले 2 एम्पीयर जा रही थी अब कितनी जा रही है, 3 एम्पीयर। तो फ्लक्स का मान, फाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब इसके सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर में पैदा होने वाले ईएमएफ का मान आपके बढ़ जाएगा, पर इसका तो नहीं बढ़ाना ईएमएफ। तो दोनों में वोल्टेज में क्या होगी, भिन्नता। अब वोल्टेज में भिन्नता होगी तो एक जनित्र लोड की भांति काम करेगा, कम वोल्टेज वाला, और ज़्यादा वोल्टेज वाला जनित्र की भांति ही काम करेगा, यानी ये लोड की भांति यहाँ पे काम करने लग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा, इक्विलाइजर बार। अब कितनी एम्पीयर बढ़ी, 1 एम्पीयर बढ़ी, यानी 2 से कितनी हो गई, 3। 1 एम्पीयर जो बढ़ी है आपकी वो आधी इधर जाएगी, आधी इधर। अब आधी आधी क्यों जाएगी, क्योंकि
इसका प्रतिरोध यानी आंतरिक जो प्रतिरोध है इनका बराबर है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है इनका, बराबर, इंटरनल प्रतिरोध। जब इंटरनल दोनों का प्रतिरोध बराबर है तो करंट बराबर जाएगी। इक्विलाइजर जो बार यहाँ पर है, मैंने बता दिया था कि नगण्य प्रतिरोध होना चाहिए, नगण्य बोले न के बराबर, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का प्रतिरोध बराबर है तो करंट भी आपकी क्या हो जाएगी, बराबर बंट जाएगी। जिस प्रकार आपके समानांतर परिपथों में करंट इक्वल जाती है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या एक समानांतर परिपथ, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, और यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रही है, 2 ओम का, ये 2 ओम का है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यानी कि समानांतर में प्रतिरोध के अनुसार करंट जाती है, तो दोनों का प्रतिरोध बराबर है तो करंट भी आपकी क्या जाएगी, बराबर बराबर, 0.5 इधर 0.5 इधर, यानी बराबर बराबर आपकी करंट यहाँ पे बंट जाएगी। जब करंट बराबर जाएगी तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, दोनों का बराबर बराबर बढ़ेगा, यानी एक वेबर इसका बढ़ा तो इसका भी कितना बढ़ेगा, 1 वेबर, तो दोनों का फ्लक्स यहाँ पे बराबर बढ़ने वाला है। जब दोनों का फ्लक्स बराबर बढ़ेगा यहाँ पर, तो दोनों वोल्टेज भी यहाँ पे क्या रहेगी, बराबर, वोल्टेज भी क्या रहेगी आपकी बराबर। तो इस प्रकार जब वोल्टेज बराबर रहेगी तो आपका जो लोड है वो दोनों पे बराबर बंटेगा फिर, तो इस प्रकार आपके इक्विलाइजर बार यहाँ पे काम करेगी। तो इसलिए हमेशा इक्विलाइजर बार का प्रतिरोध क्या रखा जाता है, न के बराबर, और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता तो इधर करंट का मान क्या जाता, कम जाता, इधर ज़्यादा जाता, तो भी वोल्टेज में क्या हो जाती है, आपकी भिन्नता हो जाती। तो ये था आपका श्रेणी का समानांतर प्रचालन, यानी श्रेणी को सिंक्रोनाइजिंग करना, जनित्र को, श्रेणी जनित्र को सिंक्रोनाइजिंग करना। तो इस वीडियो में अपन श्रेणी के बारे में ही बात करेंगे, और अगले वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन शंट और कंपाउंड जनित्र के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनको कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू गाइज।